नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो कल एक हिस्टोरिक पीस डील हो गई है, जिसके तहत अब बहुत से मसले हल हो जाएंगे गाज़ा के अंदर। ख़ास तौर से ये है कि 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि ये तय हुआ है कि युद्ध विराम हो जाएगा, यानी जंग रुक जाएगी। इज़राइली ट्रूप्स वहाँ से विथड्रॉ करेंगे और फिर उसके अलावा ये है कि अ, हमास जो है, जो जिन लोगों को बंदी बना रखा है इज़राइल के, उनको छोड़ेगी और इज़राइल जो है कई हज़ार फ़िलिस्तीनियों को जो उनके जेल में हैं इज़राइल के, उनको रिहा करेगा। अब ये फ़ेज़ में होगा, 1 फ़ेज़, 2 फ़ेज़, 3 फ़ेज़ में ये पूरे मसले हल होंगे। टेक्निकल कमिटीज़ होंगी जो तय करती रहेंगी होस्टेजेस कौन छूटे जाना है या प्रिज़नर्स किसने रिलीज़ करने हैं, किसको है। पहले औरतें जाएँगी या एल्डरली जाएँगे। बहुत से टेक्निकल होंगे इश्यूज़, जो बातचीत चलती रहेगी। ये भी है कि गाज़ा के अंदर भी ये तय हुआ है कि डिस्प्लेस जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ढकेल दिए जाते थे, इज़राइल हर जल्दी-जल्दी बदलता रहता था लोगों की पोज़ीशंस और अटैक करते के हो की वजह से बचने के लिए कि इनको इन्फॉर्म किया जाता था। अक्सर तो ये भी हुआ है कि जहाँ उनसे कहा गया है कि ये जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाएँ, और जब वो वहाँ जाने लगे उन पे अटैक हुआ। बहरहाल ये सब युद्ध की अलग चीज़ें। और वो अपने घरों को वापस जाएँगे, लेकिन घर टूटे हुए हैं। 95% से भी ज़्यादा गाज़ा बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। खो उसमें कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, बहरहाल। और ये भी है कि ह्यूमैनिटेरियन एड यानी खाना-पीना ये सब जाएगा। बिजली, पानी, मेडिकल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल वर्चुअल कुछ है नहीं बचा हुआ। तो ये सारी चीज़ें उसमें तय की जाएँगी, वापस होंगे। ये पूरा पहली फ़ेज़ में 6 हफ़्ते लगेगा। इस हफ़्ते के अंदर ये होगा, बातचीत होगी और वॉर पूरी तरीके से बंद होगी। और उसमें ये होगा कि 33 होस्टेजेस, जो लगभग 100 हैं अभी इज़राइल के पास, हमास के पास, उसमें से 33 रिलीज़ किए जाएँगे इज़राइलीज़। अ, एंड उसके बदले में इज़राइल भी पैलेस्टीनियंस को रिलीज़ करेगा। ये तो फ़ेज़ 1 का हिसाब है। फिर फ़ेज़ उसके बाद जो होगा, अ, पूरा विथड्रॉवल ऑफ इज़राइली ट्रूप्स की बातचीत शुरू होगी कि वहाँ से पूरा वहाँ पे निकलें, जो तय हुआ है कि इज़राइल पूरी तरीके से, हमास का ये मेन पॉइंट था। एंड बाकी जो होस्टेजेस हैं वो भी रिलीज़ किए जाएँगे। लेकिन बहुत से अभी भी सवाल अभी तय नहीं हो पाए हैं, जैसे कि गाज़ा में कौन रूल करेगा? क्या हमास का रूल जारी रहेगा, जो इज़राइल को एक्सेप्ट नहीं है? पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का रूल होगा? मोस्ट चांसेस इसी बात के नज़र आता है। अगर इलेक्शन होगा तो मुझे नहीं लगता कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इलेक्शन जीत पाएगी, इससे कि हमास की पोजीशन और बढ़ गई है पहले से। जब से युद्ध शुरू हुआ है, कोई प्रोटेस्ट हमास के खिलाफ नहीं हुआ। लोगों ने डिमांड नहीं की कि हमास विथड्रॉ कर ले, सरेंडर करने की लोगों ने नहीं की, और कल जम के खुशियां भी मनाई गई वहाँ उसके अंदर। ये है। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जो युद्ध हुआ है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हुई हैं। लगभग 46,700 पैलेस्टीनियंस की डेथ हुई है, जिसमें 300 एड वर्कर हैं अकेले, जो जो काम कर रहे थे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के से जुड़े हुए थे। इसमें से बहुत से लोग जो थे UNRWA यानी यूएन रिफ्यूजी एजेंसी जो है, उससे जुड़े हुए भी लोग थे बहुत से, जिसको कि इज़राइल ने बैन भी कर दिया UNRWA को वहाँ से। और फिर उसके अलावा इन लोगों को जो मारे, उन लोगों को डब कर दिया कि ये आतंकवादियों से मिले हुए हैं, यानी हमास से मिले हुए हैं। फिर उसके अलावा यह है कि 1000 मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, डॉक्टर, नर्सेस और पैरामेडिक्स
की हत्याएँ हुई हैं। फिर उसके अलावा ये भी है मारे गए हैं, फिर उसके अलावा ये भी है कि 160 जर्नलिस्ट, ट्रांसलेटर भी हैं जिसके अंदर, और जो अलग-अलग उसमें काम कर रहे थे, उनकी हत्याएँ हुई हैं, और 1-2 तो बाहर के भी हैं उसमें। इसमें 3 शायद इज़राइली जर्नलिस्ट भी मारे गए हैं। अ, ये है कि डेथ एंड डिस्ट्रक्शन जिस तरीके से हुआ हम सब देख रहे थे, मरने वालों में अधिकतर संख्या जो है औरतों की और बच्चों की है। हॉस्पिटल बर्बाद हो गए, स्कूलों को तबाह कर दिया गया है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे नहीं थी, और खाने-पीने हर चीज़ की कमी थी, फ़ैमिन फैल रहा था वहाँ पे, बच्चे और दूसरी बात ये थी कि जाड़े का समय है, प्लास्टिक के टेंट्स में लाखों लोग रह रहे थे, और पानी भी बरसने लगा। इससे और ज़्यादा वहाँ पे समस्या खड़ी हो गई थी। दूसरी तरफ ये भी है कि इज़राइल का भी बहुत मैं समझता हूँ इस युद्ध से जितना इज़राइल की बदनामी हुई इतनी कभी नहीं हुई। इज़राइल की एक बड़ी अच्छी छवि पूरी दुनिया में थी, पश्चिमी देशों में ख़ास तौर से, उसके अलावा भी था कि ये लोग पीस लविंग जनता है, अमन शांति चाहते हैं, इनके यहाँ डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, और ये चारों तरफ होस्टाइल अरब से, यानी ट्राइबल अरब से, और फिर उसके अलावा ये है कि वहाँ पे जो जिस तरह के रिजीम है, ऑटोक्रेटिक रिजीम्स, तानाशाहों शाही से घिरे हुए हैं, जो इज़राइल को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इमेज थी इज़राइल की, मगर ये कि ये जो इतना बड़ा सेटबैक इज़राइल को कभी नहीं हुआ जितना इस युद्ध में हुआ है। यही नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन के अंदर 150 से भी ज़्यादा लोगों ने वोट डाला कि पैलेस्टीनियन सीज़फायर होना चाहिए। 140 142 ने कहा कि पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी को फुल मेंबरशिप यूनाइटेड नेशंस की मिलनी चाहिए। हालांकि सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने उसका लगातार वीटो किया। दूसरी बात ये कि एक बड़ा सेटबैक इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से मिला, जिसने पहले ये कहा कि ये इज़राइल को हर हालत में जेनोसाइड रोकना की कोशिश कर रोकना चाहिए। ये तो नहीं कहा कि पूरी तरीके से कि जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन ये कहा रोकने की बात हो, जेनोसाइड नहीं ना होने पाए, इसकी बात की। लेकिन उससे बड़ी बात एक और, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से राय मांगी कि वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और ईस्ट जेरूशलम का स्टेटस के बारे में, तो उनका जवाब जो था, उनकी जो फाइंडिंग थी, उसमें ये था कि ये ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं, इज़राइल को इसको खाली करना होगा। ये फ़िलिस्तीन, यहाँ पे फ़िलिस्तीन का गठन होना है, जो कि आर्टिकल यूएन 67 वॉर के बाद जो तय हुआ था कि आर्टिकल 242 एंड 338, इफ आई एम रिमेम्बर करेक्टली, 242 मेन है कि उसके तहत इनको तमाम ऑक्युपाइड टेरिटरीज से विड्रॉ करने पड़ेगा, जिसमें उस समय सिनाई पेनिनसुला भी था, गाजा स्ट्रिप भी थी, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम, और सीरिया का वो भी था, गोलान हाइट्स, और सिनाई पेनिनसुला इज़राइल का था, इजिप्ट का था। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू कर दिया कुछ 2-3 फ़िलिस्तीनियों के नाम पे, जो हमास के लीडर थे, और सबसे बड़ी बात ये कि इज़राइल के प्रधानमंत्री और उनके जो पुराने डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय, उनके नाम का कोर्ट वारंट इशू हो गया वहाँ से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने। ये एक बहुत बड़ा दाग मैं समझता हूँ कि इज़राइली प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर पे हुआ। ओवरऑल इससे इज़राइल की और ज़्यादा बदनामी हुई, और ये भी था, हालांकि यूएस की सेनेट ने उसको अभी कुछ ही दिन पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को सैंक्शन किया है। अब दूसरी तरफ ये भी है कि यूरोप और अमेरिका में आए दिन डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, हर वीक हो रहे थे, लाखों लोग जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, बड़े-बड़े शहर, छोटे शहर, हर तरफ डेमोन्स्ट्रेशन हुए, जिससे कि इज़राइल की पब्लिक ओपिनियन भी में बहुत हानि पहुंची है, और मैं समझता हूँ कि जिसको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल काम होगा इज़राइल के लिए। और
दूसरे मुल्कों में तो हो ही रहा था ग्लोबल साउथ में, लेकिन क्योंकि पश्चिमी देशों में पहली बार इस तरह से इज़राइल के खिलाफ खुल के इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशंस होने, ख़ास तौर से जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और उसके अलावा दूसरे औरतें बहुत बड़ी संख्या में तादाद में आ रहे थे। एक तो इज़राइली डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा सेटबैक मैं समझता हूँ पहुँचता हूँ। दूसरी बात ये कि इस वॉर में अगर देखा जाए तो बहुत सी इज़राइल को उपलब्धियाँ भी मिली हैं और सेटबैक्स दोनों हैं। अ, जो उनके जो ऑब्जेक्टिव थे कि वो हमास और हिज़्बुल्लाह को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, एलिमिनेट करने की बात की थी, वो नहीं कर पाए। हमास आज भी तटस्थ है, उसी के साथ नेगोशिएशन, इनको बातचीत करनी पड़ी और सीज़ फायर करना पड़ा। और हमास ने जो शर्तें रखी थी, वो अल्टीमेटली इनको फ़िलहाल तो माननी है, अब आगे चल के देखना है कि मानते हैं या नहीं। और हिज़्बुल्लाह भी मौजूद है, हालाँकि काफ़ी कमज़ोर हो गया। और इनको इज़राइल ने मना किया था कि वो वहाँ से विथड्रॉ नहीं करेगा अपनी सेना, ख़ास तौर से नेट्ज़ेरिम क्रॉसिंग जो यानी गाज़ा के बीच में, बिल्कुल बीच पट्टी के जो पट्टी है उसके बीच में उसने अपने सोल्जर्स डिप्लॉय कर रखे हैं। कहा था यहाँ से भी हम नहीं विथड्रॉ करेंगे, और फिर उसके अलावा उसने उनका प्लान था कि वो फिडेल्फी कॉरिडोर यानी इजिप्ट और गाज़ा के जो बॉर्डर है वहाँ से भी वो नहीं विथड्रॉ करेंगे। हालाँकि ये इजिप्ट का काम है कि वो उनको विथड्रॉवल करे। दूसरी तरफ ये भी है कि जो ग्रेटर इज़राइल बनाने का इज़राइल का सपना था, मुझे नहीं लगता कि अब कभी भी पूरा हो पाएगा। इसलिए कि जिस तरीके से उस गाज़ा ने लड़ाई लड़ी, लोगों ने हमास लड़ाई लड़ रहा था, लोग वहाँ के उसके साथ थे और उनको वहाँ से इनका प्लान ये था कि उनको निकाल के इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला में एक नया शहर बनवाएँगे और वहाँ पे सेटल कर देंगे। शुरू में इजिप्ट राज़ी भी था, बहुत से लोगों का कहना है, लेकिन ये कि बाद में पब्लिक ओपिनियन इजिप्ट में बदल गई, इस वजह से उसने नहीं लिया। हालाँकि अब रिश्ते जिसकी वजह से बहुत ख़राब हो गए हैं इजिप्ट और इज़राइल के बीच में। और अब इज़राइल को पूरी तरीके से वहाँ से विथड्रॉ करना पड़ेगा। और तो ये एक सेटबैक है, और हॉस्टेज उसके बदले में इनको निकाल देने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ जो इनके साथ हुई है, मैं समझता हूँ कि वो एक इम्पॉर्टेंट है कि इज़राइल का जो गेन्स है, वो जो एक बहुत बड़ा गेन है, वो सबसे बड़ा ये है कि हिज़्बुल्लाह काफ़ी कमज़ोर हो गया लेबनान के अंदर, और एक ऐसी गवर्नमेंट बन गई है जिसका एक नया एक्सिस बनता हुआ दिख रहा है कि लेबनान, सीरिया और इज़राइल के बीच में। ये एक बहुत बड़ी उनके लिए विक्ट्री है, पश्चिमी देशों के लिए भी और इज़राइल के लिए भी। और दूसरा ये कि बशर अल-असद को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, और वहाँ के ऊपर जो ईरानियन इन्फ्लुएंस था या रशियन इन्फ्लुएंस था, वो ख़त्म हो गया, और इज़राइल ने पूरी गोलान हाइट्स पे कब्ज़ा कर लिया। यही नहीं बल्कि वो अब दमिश्क जो इज़राइल का सीरिया का कैपिटल है, वहाँ से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर इस समय इज़राइली फ़ोर्सेस मौजूद हैं, और वो उन्हीं ने काफ़ी अपना कंसोलिडेट कर लिया है वहाँ के ऊपर, अपना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी माउंट हर्मन जो है, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेटेड माउंट्स पहाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर अपना उसने बना लिया है, जहाँ से वो सीरिया को भी कंट्रोल करेंगे और फिर उसके बाद लेबनान के भी करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इनको गेन हुआ है इज़राइल को, और ये गेन दसियों साल से यूनाइटेड स्टेट्स कोशिश कर रहा था, 10 साल से भी ज़्यादा, बशर अल-असद को हटाने के लिए, लेकिन वो नाकामयाब रहा और जल्दी हटा लिया। तो ये कुछ उनके गेन हैं। फिर उसके अलावा ये है कि इजिप्ट, जॉर्डन, इन देशों ने बहुत खुल के इज़राइल का साथ भी दिया, और कुछ चीज़ों पे इजिप्ट के डिफरेंसेस भी बने रहे, लेकिन पूरे युद्ध में ये लोग उसके साथ खड़े रहे। फिर यही नहीं बल्कि जो वो भी था, बाकी देश भी जैसे कि न्यूट्रल थे, या यूएई और बहरीन, सूडान, मोरक्को जो पार्ट हैं उसके अब्राहम अकॉर्ड के, वो भी कहा जाता है कि यूएई ने तो काफ़ी हद तक मदद भी की। कहाँ तक सच है ये, इसका कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिल पाया, इस तरह के र्यूमर्स हैं।
बहरहाल वो एक अलग मसला है। दूसरी बात ये है कि अब जो है एक प्रेज़िडेंट ट्रम्प का कहना ये है कि वो अ उनकी वजह से ये डील हुई है, क्योंकि उन्हीं ने वार्निंग दे दी थी कि फ़िलिस्तीनियों को कि वो वहाँ से 20 तारीख से पहले-पहले पीस डील होनी चाहिए, और होस्टेज वापसी की बात उन्हीं ने की है अपने उसमें, फ़िलिस्तीन की सफ़रिंग की बात ना तो बाइडेन ने की है, ना ही प्रेज़िडेंट ट्रम्प, बनने वाले प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने उसका कहीं पे ज़िक्र किया है। लेकिन ये कि खुशी दोनों ने की है। बाइडेन का कहना ये है कि ये उनकी का जो लगातार प्रेशर उन्हीं ने बना रखा था हमास के ऊपर और बाद में इज़राइल के ऊपर, उसकी वजह से ये नेगोशिएशंस हुई हैं और कामयाबी मिली है और विथड्रॉवल हुआ है। तो इस तरीके से ये दोनों प्रेज़िडेंट का मानना ये है। दूसरी चीज़, एक चीज़ ये खुल के हो गई तय कि अगर अमेरिकन्स चाहते, तो मैं समझता हूँ कि ये युद्ध काफ़ी पहले रुक सकता था बगैर अमेरिकन मदद के, क्योंकि अमेरिका उसको पैसे की भी मदद दे रहे थे और वेपन भी सप्लाई कर रहे थे। तो अमेरिका एक बहुत बड़ा फैक्टर था इस युद्ध में, बल्कि यहाँ बहुत से लोगों का तो मानना, जानकारों का मानना ये है कि वो कंप्लिसिट था। वो चाहता था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहते था, और उसमें जिस तरीके से वो इज़राइल की मदद कर रहे थे, उससे ऐसा लगता था। दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिकन्स को बहुत फ़ायदा हुआ है। ईरान का जो इन्वॉल्वमेंट था अरब देशों में, वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज़ हो गया है। ये एक बहुत बड़ी गेन इज़राइल की जो सक्सेस है, उसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी या उसकी डोमेस्टिक पॉलिसी या उसका जो इंटरेस्ट है, वो अमेरिका का भी इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए अ उसको पूरी सपोर्ट अमेरिका से हासिल होती है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, हम जल्दी ही आपसे इससे जुड़ी हुई बातें हैं, उनको हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, या फिर कभी लेके आएँगे, उनसे बात करेंगे, इसलिए कि आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।